तो चिल्ड्रन, ये जो इकोनॉमिक्स का आज का सेशन है थोड़ा सा स्पेशल है। रीजन बीइंग की स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स, द डेफिनेशंस, द बेसिक टर्म्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड ऑल दैट, जो हम अपने रेगुलर सेशंस में पढ़ रहे थे, वो आईसी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स का एकदम सेम है। ओके, तो वो कंटेंट हमने कवर कर लिया है। अब इस सेशन में या ऐसे वाले सेशंस में हम थोड़ा कूद कूद के पढ़ेंगे। कूद कूद के पढ़ेंगे इन द सेंस, जो कंटेंट हमने ऑलरेडी डन है, कर लिया है, हम उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। गॉट इट क्लियर? और जो कंटेंट डिफरेंट है आईसी और सीबीएसई में, हम वो करेंगे। ऐसा कार्यक्रम स्टार्टिंग के सिर्फ 4-5 चैप्टर्स में होता है। उसके बाद आईसी की क्लासेस अलग हो जाती हैं और सीबीएसई की इकोनॉमिक्स की क्लासेस 11th में अलग हो जाती हैं। तो त्विषा, हो सकता है कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, और कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो तुम अभी आगे अपने रेगुलर क्लासेस में जो शेड्यूल चल रहा है उसमें पढ़ोगे। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ठीक, त्विषा, अंडरस्टूड चाइल्ड? Yes. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल टर्म। इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। अब सोशल साइंसेस कौन कौन सी होती हैं भाई? हिस्ट्री इज अ सोशल साइंस, यस और नो? ज्योग्राफी इज ऑल्सो अ सोशल साइंस, जो सोसाइटी की बात करती है। सिविक्स इज ऑल्सो अ सोशल साइंस। बट ये सब जो है ना, ये सब किंग ऑफ सोशल साइंसेस हैं, और इकोनॉमिक्स जो है दैट इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। अब सर फर्क क्या है? हिस्ट्री में थोड़ी टफ चीजें पढ़ाई जाती हैं, थोड़ी लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दैट। ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा आप अर्थ के स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ते हैं, भी टफ ही माना जाता है। सिविक्स में भी थोड़ा स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हो, टफ माना जाता है। तो फादर इज ऑलवेज टफ एंड मदर इज ऑलवेज वेरी पोलाइट। तो इसलिए इन चीजों को हम बोलेंगे फादर ऑफ सोशल साइंसेस, एंड इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। तो एवरीबडी इज सपोज्ड टू पुट द कंटेंट समवेयर इन द कॉपी। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इन दिस, इकोनॉमिक्स इज व्हाट चिल्ड्रन? क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी क्या है सर? ये सब किंग ऑफ सोशल साइंसेस, थोड़े हार्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस। अब इकोनॉमिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं भाई? ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम लोगों का इंडिविजुअल बिहेवियर, सोसाइटी का बिहेवियर पूरी कंट्री पे क्या होगा, इसका जिक्र करते हैं। थोड़ा सा ड्राई भी लग रहा होगा, उतना अच्छा नहीं है जितना पहले पढ़ा था, क्योंकि ये आईएससी का सिलेबस है। ये थोड़ा सा कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट होता है, बट जो सीबीएसई का होता है कंटेंट थोड़ा सा सोशल टाइप का होता है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो इनन्यूमरेबल एक्टिविटीज हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे आज मॉर्निंग में ही फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास थी। कुछ बच्चे डे 1 से पूछे, सर कब होगा स्टार्ट, कब होगा स्टार्ट, सर फाइनेंशियल लिटरेसी कब होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जब क्लास हुई तो एब्सेंट हो गए। और जब पूछा क्यों एब्सेंट हो गए, सर वो कजिन आए हुए सर, तो थोड़ा हिसाब किताब कर रहे थे सर, जा रहे थे वो लोग तो नुकसान हो जाता। ये भी इकोनॉमिक्स है। बट उसके बाद मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दिया, उसके ऊपर 1 घंटे 25 मिनट का कंटिन्यूएशन में होना था पूरा वीडियो कंप्लीट 2 घंटे का, बट मेरे को लगा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेडनेसडे को करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे। तो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक्स। जब टीचर पढ़ाता है, सामने लगता है कि बच्चा थोड़ा मुरझा रहा है, टीचर समझ जाता है कि अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया। भाई टीचर की तो आदत है भागने की, बकवास करने की, पटर पटर करने की, वो तो कर ले जाएगा। बट क्या बच्चे का उतना ऑरा है, उतना स्टेमिना है? बिल्कुल भी नहीं है चिल्ड्रन। इसलिए टीचर बच्चे के हिसाब से पढ़ाता है। तो अल्टीमेटली हम इकोनॉमिक्स में डिसाइड करते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर सोचेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे उसे बेचना है। इंडिया जैसी कंट्री होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाए। बट यूएस, यूके, जापान अगर होगा, जहां पे पॉपुलेशन कम है और मशीनें बहुत ज्यादा, तो वहां पे मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है और लोगों का कम होता है। तो ये सारी बातें जो है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। अभी हमारे गेस्ट का कल फोन आया, कह रहे हैं संडे है तो हम आपको डिनर पे बुलाना चाहते हैं। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ, उम्र में बहुत छोटे हैं, तो 2-3 बार हमने उनको डिनर कराया, और झूठ बोल के कि चलिए आ जाइएगा, आप पैसे आप ही दे दीजिएगा। बट मेरे उम्र में छोटे, तो मैं कैसे उनसे पैसे ले सकता हूँ? तो ये मेरी इज्जत की इकोनॉमिक्स से अप्लाई नहीं करती। तो आज इस कंडीशन पे डिनर पे बुला रहे हैं कि आप अपना पर्स घर पे छोड़ के आएंगे। तो उनकी वाइफ बोलेगी इनके पास मोबाइल में भी बैंकिंग रहती है, मोबाइल भी आप घर पे छोड़ के आएंगे, तब तो हम पार्टी में आएंगे, वरना हम पार्टी में नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पर्स घर पे छोड़ के आऊंगा, मोबाइल लेके आऊंगा, बट पेमेंट नहीं करूंगा, आप ही कर दीजिएगा। ओके। तो अब उनको बुरा लग रहा है कि भाई 2-3 बार हम इनसे पार्टी ले चुके हैं और हर बार यही पैसे दे देते हैं, तो आज उन्होंने डिनर बुलाया है। तो दैट इज इकोनॉमिक्स, गेस्ट की इकोनॉमिक्स। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज अ सोशल साइंस। व्हाट? सोशल साइंस।
तो अगर मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बदले में आप भी मेरे साथ कुछ शेयर करेंगे, ये शेयरिंग नहीं होता, ये ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है ये? ट्रांजैक्शन। ये आज फेसबुक पे देखा था तो सोचा कि क्लास में शेयर किया जाएगा। तो सोशल साइंस में और एब्स्ट्रैक्ट साइंस में डिफरेंस होता है। समझ में आई बात? त्रिशा जी समझ गई? कोई क्वेरी यहां तक? चलिए, तो ये जितने क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, व्हाई डू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिमांड हायर प्राइस फॉर वर्किंग? आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में हड़ताल होती है। कभी सुना है प्राइवेट ऑफिस में हड़ताल होती है? HDFC बैंक, ICICI बैंक में हड़ताल सुनी है? एम्प्लॉयर निकाल के बाहर के चल भगे से। तो प्राइवेट कंपनी में हड़ताल नहीं होती, क्योंकि दे आर नॉट सो मच प्रोटेक्टेड जितना सरकारी दामाद प्रोटेक्टेड है। वहां पे पता है कुछ भी गड़बड़ हुआ बखेड़ा मच जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग इसीलिए हड़ताल वगैरह करते हैं, इनको लगता है कि इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सारी हरकतें करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिश्तेदार जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कि उनकी हिम्मत होती है काम करने की? नो, दैट इज द इकोनॉमिक्स। उनको पता है अगर हड़ताल वगैरह की तो हमको नौकरी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। गॉट इट क्लियर? व्हाई इज इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? कैसे हम पॉवर्टी एक्सप्लेन करें अपने देश की? क्यों एडवांस कंट्रीज को भी रिसेशन फेस करना पड़ता है? क्या यूएस में कभी प्रॉब्लम नहीं आया? वहां भी प्रॉब्लम आया। चाइना क्यों ज्यादा ग्रोथ रेट हमसे अचीव कर पाता है? तो सारी बातों के जवाब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। तो अगर आप अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल, तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया से आनी चाहिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अभी कुछ महीने पहले मेरी वाइफ का बर्थडे था ऑन 1 अप्रैल, तो डिसाइड किया कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो शी कैलकुलेटेड, शी इज MA इकोनॉमिक्स बाय क्वालिफिकेशन, एंड थॉट कम से कम 8 से 10 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। इट इज बेटर कि खाना घर में मंगवा ले, वील बी स्पेंडिंग जस्ट 4,000 रुपीज। गॉट इट क्लियर? और कुछ जो चीजें सस्ती होंगी जिनको घर में बना सकते हैं, उनको घर में ही बना लेते हैं, लाइक राइस, दाल। ये बाजार से मंगवाने की जरूरत नहीं है। बाजार वाले मनुष्य दाल भी 180 की देते हैं और पनीर 240 का देते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिकल टू ईट इन द मार्केट चिल्ड्रन? 180 की दाल या 240 का पनीर? आप रेस्टोरेंट गए, आप 180 की दाल खाएंगे या 240 का पनीर खाएंगे? 180 की दाल खाएंगे। तुषा जी आप क्या खाएंगी? 240 का पनीर? दाल 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 240 का पनीर खा लूंगा। क्यों? 60 रुपए ही ज्यादा लग रहे, बट यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कितना ज्यादा है पनीर का। किसी को मोहल्ले में बोलोगे पनीर खा के आए हैं, एक अलग इज्जत होगी। दाल खा के आए हैं सड़क छाप। तो जब आपके घर में पार्टी होती है, तो राइस मार्केट से ऑर्डर करवाती है मम्मी, या पनीर की सब्जी मार्केट से ऑर्डर करवाती है? पनीर की सब्जी ना। राइस क्यों नहीं ऑर्डर करवाती? तो घर पे तो पनीर की सब्जी बन सकती है। क्या मम्मी को पनीर की सब्जी बनानी नहीं आती? आज मैं सबकी मम्मी को फोन करूंगा कि आपके बच्चे कह रहे थे आपको पनीर की सब्जी बनानी आती, आप खाना बना नहीं पाती हैं ठीक से एंड ऑल दैट। फिर चप्पल पड़ेगी तो सुधार आएगा। तो तुषार जी आंसर, पनीर की सब्जी घर में बनवाए, राइस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दें, या पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दें और राइस घर में बना लें? व्हाट इज गुड इकोनॉमिक्स? पनीर की सब्जी ऑर्डर करवा ले। हाँ सर, दोनों क्यों नहीं बना सकते भाई? रिसोर्सेज जो है ना वो स्टैग्नेंट है। मम्मी अगर सारा टाइम किचन में ही लगी रहेंगी तो भाई गेस्ट को एंटरटेन कौन करेगा? सर उसके लिए आपको बुला लेंगे, लाइफ मिमिक्री हो जाएगी। तो राइस बाजार से मंगवाना घाटे का सौदा है, क्योंकि भाई राइस तो बड़ा सस्ता होता है, और राइस कुकर में रख दीजिए, कढ़ाई में रख दीजिए, प्रेशर कुकर में रख दीजिए, झटपट बन जाता है, ज्यादा एफर्ट नहीं करना। पनीर में नाटक ज्यादा है, पहले उसको मार्केट से जाइए, खरीदिए, कट करिए, चॉप करिए, फिर उसको मैरिनेट करिए, फिर दुनिया नाटक है, मसाला तैयार करो एंड ऑल दैट। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बहुत बढ़िया बन ही जाए। अगर मम्मी ने कहीं मेड को बोल दिया तुम थोड़ी कड़छी ला देना, वो पता लगा पनीर भुर्जी बन गई, इतना कड़छी हिला दी उसने। तो इसलिए आपको अगर पढ़ाई करनी हो तो स्कूल दी बेस्ट चुनना चाहिए। बुक्स और टीचर्स ठीक ठाक चल जाते हैं, बट स्कूल शुड बी दी बेस्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे स्कूल में क्या होता है ना, अच्छी जेंट्री आती है पढ़ने, अच्छी जेंट्री आती है तो अच्छी सोसाइटी मिलती है आपको, अच्छी सोसाइटी मिलती है तो आपके अंदर मैनर्स और एटिकेट्स डेवलप होते हैं। नहीं समझ में आया? और वहां से आपके कॉन्टैक्ट बनने स्टार्ट होते हैं। खोपड़े में बात गई। तो एक नॉर्मल रोड साइड स्कूल, हिंदी मीडियम छाप भी आपको वही कंटेंट पढ़ाएगा इकोनॉमिक्स में जो आपको दून स्कूल पढ़ाएगा। बट दून स्कूल में जो सोसाइटी, जो जेंट्री मिलेगी, जो CMS में सोसाइटी या जेंट्री मिलेगी, जो इलाहाबाद के सेंट जोसेफ, BHS, GHS, SMC में जेंट्री या सोसाइटी मिलेगी, वो आपको XYZ पब्लिक स्कूल में नहीं मिलेगी।
क्यों पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े? सो दैट पब्लिक स्पीकिंग उसकी बहुत अच्छी हो, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, वो फोर्क को ऐसे पकड़े इस तरह से, ना कि ऐसे पकड़े ऊपर से। तो ये सारी स्किल्स आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में ही सिखाई जा सकती हैं। पढ़ने को आप MBA XYZ बनारसी दास कॉलेज से भी कर सकते हो, बट क्यों हर बच्चा ISB हैदराबाद, ट्रिपल ITs, IIM, IITs, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, वॉटन, ऑक्सफोर्ड यहाँ क्यों पढ़ना चाहता है? क्योंकि यहाँ पढ़ेगा तो कुछ अलग फील आएगा, कुछ अलग जेंट्री, कुछ अलग सोसाइटी आएगी। समझ में आई बात? तो काफी बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोटा कोई बहुत अच्छा है, बट क्योंकि अच्छे बच्चे वहां जा रहे हैं तो उनको पढ़ाने वाले टीचर्स भी वहीं चले गए। तो हो सकता है लखनऊ में फिजिक्स का कोई बहुत बढ़िया टीचर हो, बट उसको ट्यूटर कितना मिल रहा है, उसको कोचिंग वाला कितना दे रहा है? 5 लाख रुपए साल। कोटा जाएगा तो LN वाले उसको 25 लाख रुपए साल देंगे। तो वो 25 लाख वाली जगह पे काम करेगा कि 5 लाख वाली जगह पे काम करेगा? 25 लाख वाली जगह पे उसको तो उतना ही भोगना है, उतना ही पढ़ाना है, वहां पे उसकी ग्रोथ ज्यादा है। आपको बिजनेस करना है एक्सपोर्ट का, बैंगलोर में ऑफिस खोलेंगे, प्रतापगढ़ में ऑफिस खोलेंगे? भाई बैंगलोर में बड़ा क्लाइंट आएगा, दुबई में और बड़ा क्लाइंट आएगा, तो इसीलिए लोग अपने ऑफिस सेटअप करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। इसी लोग अपनी दुकानें खोलते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, क्योंकि शॉपिंग मॉल में जो कस्टमर आएगा वो थोड़ा सा हाई एंड कस्टमर होगा। तो इन सारी बातों के जवाब आपको कहां पे मिलेंगे? इकोनॉमिक्स में। कितनी बातें समझ में? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन अराइजेस कि इकोनॉमिक्स बनी कैसे? भाई इकोनॉमिक्स कभी भी नहीं थी, इसको 1890 में सॉरी, एरिस्टोटल जैसे लोग जो ग्रीक फिलोसोफर थे 384 322 से जान रहे हैं। बट 1890 के आसपास जब दुनिया में थोड़ा सा कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ, जब सिविलाइजेशंस बनी, तब लगा कि भाई पैसा हमें बहुत चाहिए। तो हमारे ये जो पुराने जमाने के ग्रीक फिलोसोफर्स थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इट इज द साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली एंड स्टेट। तो मैनी टाइम आपने घर में सुना होगा पापा कह रहे हैं ये चीज अगले महीने ले आएंगे, ये किसी काम की नहीं है, मम्मी कह रही ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये सारी जरूरत जो है वो किसकी है? बेसिकली फैमिली की। तो जिस चीज की जरूरत होती है हम उसको खरीदते हैं, चाहे पैसे कहीं से भी आए। तो अगर आपने पापा से कहा कि मेरे को सो कॉल्ड एक 5,000 रुपए का जियो का प्लान है जिसमें हम IPL क्रिकेट और वेब सीरीज देख पाएंगे, पापा कान के नीचे 2 लगाएंगे। बट अगर आप 5,000 की बुक्स पापा से मंगवाएंगे तो पापा वेरी सेम डे इवनिंग में ऑफिस से आते समय ले आएंगे। तो 5,000 उनके पास है कि नहीं, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। उस 5,000 को वो खर्च कहां करेंगे, क्वेश्चन ये है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो मेरी फैमिली ने बोला लास्ट मंथ मेरे को बेंगलुरु चलते हैं छुट्टियों में। तो मैंने टिकट कैलकुलेट किया चिल्ड्रन, 3-4 लोग का टिकट बाय प्लेन आना जाना कितने का कॉस्ट कर रहा है? 72,000 का। आई सेड 48,000 और मिला लेते हैं, 1,20,000 हो जाएगा, एंड लेट्स हैव अ फॉरेन टूर टू दुबई। सर इतने सस्ते में दुबई? अरे 2-4 रिश्तेदार वहां रहते हैं ना, बाकी आप समझ गए होंगे। तो होटल में रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सब तो बच जाएगा। आने जाने की 20-25 हजार रुपए की टिकट है पर हेड, 4 टिकट आ जाएगी, 3 टिकट मान लीजिए 70-75 हजार की, और 30-35 हजार रुपए जो घूमने टहलने का लगेगा, खाना पीना रहना सब फ्री है। वॉट इट क्लियर? फिर मैंने कहा लंदन भी चल सकते हैं, वहां भैया रहते हैं, मेरे कजन रहते हैं, तो वहां भी रहना खाना फ्री है। ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, वो मौसी रहती हैं। न्यूजीलैंड में जा सकते हैं, वहां पे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी डॉटर रहती हैं, तो वहां भी जा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ लोग ज्यादा समझ रहे हैं बेसिकली। चलिए, तो हार्दिक जी की बुआ जी भी रहती हैं, तो वहां भी जाएंगे तो भाई रहना खाना पीना सब फ्री होगा। अब लोग कहते हैं लखनऊ घूमने आ जाइए, तो लखनऊ भी जा सकते हैं, भाई तुषार जी का घर है तो होटल नहीं लेना पड़ेगा। तुषार जी मैं सही बोल रहा हूँ? आप कोई कुछ नहीं, यस। शांत हो गए? अच्छा चलिए, यस बोला कम से कम। कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर कहीं सही में चले आए तो क्या हो गया, छत पे टेंट लगा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारी बातें चल रही हैं, किस चीज की मैनेजमेंट की है? फैमिली एंड स्टेट। धीरे धीरे फैमिली और स्टेट से हम और बड़े हुए और चले गए वर्ल्ड वाइड। यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री है बेसिकली। तो एरिस्टोटल साहब ने तो ये बोला था, बट उसके बाद हमारे एडम स्मिथ एंड ऑल दैट, ये सब जब लोग आए तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। समझ में आ गया? तो ये बात हमारे ओरिजिनल लेक्चर में नहीं थी उस समय, क्योंकि वो CBSE सिलेबस के कवरेज में नहीं था। तो आपको एग्जाम में MCQ पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस? तो जवाब होगा सोशल साइंस। इट इज कंसिडर्ड एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस और किंग ऑफ सोशल साइंस और ब्रदर ऑफ सोशल साइंस? इट इज क्वीन ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि MCQ में तो कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग। सो पीपल समझ में आ गया सब क्या लोग सोचा करते थे?
पक्का? तो आपके घर का जो पूरा मैनेजमेंट है ना चिल्ड्रन, वो भी एक तरह से इकोनॉमिक्स ही है, समझ लीजिए। मूविंग अहेड, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ 16th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी में लोगों की सोच थोड़ी सी अलग तरह से डेवलप हुई, एंड फाइनली हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से हमारी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, और एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट मैं थोड़ा इनके अगेंस्ट हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तब बोले जब इन्होंने बहुत कुछ अच्छा डिस्कवर किया हो, इन्वेंट किया हो। इनकी डेफिनेशन तो क्रिटिसाइज कर दी, वेलफेयर की डेफिनेशन देकर मार्शल अंकल ने, और मार्शल अंकल की डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्स ने स्कैसिटी की, और स्कैसिटी की डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन। तो रियलिटी में हु शुड बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? पॉल ए सैमुअल्सन। बट क्योंकि कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड एंड ओपाइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय एडम स्मिथ, तो हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बट अगर इस पे बहस करनी है तो फिर ये चाचा जी कमजोर हैं क्या यहाँ पे? तो हु शुड बी द फादर चिल्ड्रन? एरिस्टोटल। तो आप इकोनॉमिक्स की कोई बहुत अच्छी डेफिनेशन तो नहीं दे पाएंगे अपने जीवन में, आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, क्योंकि ग्रोथ तक सब कुछ ले लिया सैमुअल्सन साहब ने। आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि जब एरिस्टोटल ने 384 से 322 के बीच में, उल्टा ही बोलते हैं ना बीसी को तो, या 322 से 384 के बीच में इस बारे में डिस्कवरी की, तो ही शुड बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली। तो एडम स्मिथ को तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिल्कुल ना बोला जाए। अगर इस बात पे बोला जाता ही वाज द फर्स्ट टू टेल दिस टू द वर्ल्ड, देन एरिस्टोटल वाज आल्सो द फर्स्ट। तो या तो एरिस्टोटल या तो पीए सैमुअल्सन। तो भाई दुश्मनी हो गई सबकी ठीक ठाक? त्रिशा जी कोई क्वेरी यहाँ पे? त्रिशा क्वेरी साइड? चलिए, तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इस पे हम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लियोनल रॉबिन्स, पॉल ए सैमुअल्सन एंड ऑल दैट, ये हमारे लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड है चिल्ड्रन। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो आपको यहाँ पे कुछ बीच में मेरिट्स और डीमेरिट्स मिलेंगे, वो हमारे फीचर्स में कवर्ड है। देन टू अगर कोई पॉइंट ऐसा आता है जो आपको लगता है कि सर ये उस लेक्चर में कवर नहीं था, या आपने बताया सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो यू कैन रेज अ क्वेरी, वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो आई होप सो दैट्स ऑल इन दिस डेफिनेशन पार्ट, इसमें और कुछ था नहीं। ओके, चलिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हम ये भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज माइक्रो? जब हम इंडिविजुअल लोगों की स्टडी करते हैं, हाउ दे मैनेज देयर इनकम एंड एक्सपेंस, इंडिविजुअल फर्म्स कैसे अपना रेवेन्यू अर्न करती हैं, कैसे पैसे खर्च करती हैं, और इंडिविजुअल स्टेट्स ये सब काम कैसे करते हैं, वी हैपन टू कॉल इट एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी जमाने में मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी ना, tradingeconomics.com, और उसमें मैंने आपको G20 कंट्रीज दिखाई थी, ग्रोथ दिखाया था हर कंट्री का अलग अलग। तो ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया था पूरे वर्ल्ड का, ये मैक्रो था। उसमें से सिर्फ इंडिया का ग्रोथ रेट आपने निकाल लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रो। ओके, तो माइक्रो और मैक्रो दो मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं। माइक्रो में आप इंडिविजुअल चीजों की पढ़ाई करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई क्या है, एक पर्टिकुलर वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है बट इंडिया में तो नहीं बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था पोखरण में चिल्ड्रन, आपने परमाणु मूवी देखी होगी, तो पूरे इंडिया में अनियन का प्राइस बढ़ गया था। और अगर आपने वो मूवी देखी हो तो उसमें अमेरिकन और पाकिस्तानी स्पाई आपस में बात करते हैं, जहां पे अमेरिकन स्पाई नहीं मानता इस बात को कि इंडिया इज प्लानिंग न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तानी स्पाई बोलता है नहीं, पूरी जगह प्याज खत्म हो चुका है। कैसे उसे पता था? जब रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने, वो सीन याद है आपको? वो कहता है कांदा नहीं है, सारे मिलिट्री वाले ले गए। तो क्यों ले गए? जमीन पे जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट करना था जमीन के नीचे, उन्होंने प्याज दफना दिया, ताकि जो फिजन और फ्यूजन से न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है उससे आग लग जाती है, तो फायर अवॉइड की जाए। इसीलिए गर्मी बोलते हैं ना, प्याज खा के घर से निकलो तो लू नहीं लगेगी। तो उस जमाने में ऐसा हुआ था चिल्ड्रन, अनियन का प्राइस पूरी कंट्री में बढ़ गया, बट वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं हुआ। तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में, और वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं हुआ, दैट इज मैक्रो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस जमाने में? गवर्नमेंट ने दूसरे कंट्रीज से अनियन को इंपोर्ट किया, कि जो अनियन की शॉर्टेज बाजार में थी, जो दुकानदार कम क्वांटिटी को ज्यादा दाम पे बेच रहा था, अब वो क्वांटिटी पूरी आ गई। कुछ साल पहले फसल खराब हो गई थी अरहर की दाल की चिल्ड्रन, और अरहर की दाल 150 पौने 200 रुपए किलो तक चली गई थी। गवर्नमेंट अगेन रिजॉर्टेड टू व्हाट चिल्ड्रन? इंपोर्ट। जिन कंट्रीज में ज्यादा है, दाल तो उगती है बट लोग खाते नहीं है, वहां से हम खरीद सकते हैं,
यहाँ के बिजनेसमैन को दे सकते हैं ताकि सप्लाई प्रॉपर आ जाए। सो ये जो इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? तो आज सब बच्चों की फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास थी, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, साइंस वाले भी थे उसमें। इट इज मैक्रो, इट इज मैक्रो, बट अभी आई एम ओनली केटरिंग टू द कंटेंट ऑफ आईसी स्टूडेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो। तो मैक्रो माइक्रो की कहानी समझ में आ गई? ऋषा जी, एनी कंफ्यूजन? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी कंफ्यूजन? नो चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो एक छोटा सा कंटेंट मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे। इट ऑल्सो एग्जामिन्स कि हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट हुए हैं कि नहीं। अगर आपके पापा के पास ढेर सारा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, कहाँ रहना है, कहाँ बिजनेस करना है, किसको लेट आउट करना है, ये पापा का डिसीजन होगा। इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट गवर्नमेंट के पास ढेर सारे लैंड्स अवेलेबल हैं, किस चीज की फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जाए ताकि एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी बन जाए। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हाउस गुजरात में क्यों है, कोलकाता में क्यों है, मुंबई में क्यों है? रीजन बीइंग वहां पे पोर्ट्स हैं, वहां से शिप तक गुड्स को ले जाना इज वेरी 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 कन्वीनियंट। अगर यूपी में कोई इंसान बाहर से आए दूसरे स्टेट से, तो ऑब्वियस सी बात है लखनऊ में रहना चाहेगा, बिकॉज भाई कैपिटल सिटी है, बड़ा ग्रोथ है वहां पे बिजनेस में प्रॉफिट आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा। कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया आ रहा है, तो क्या वो फाफा मऊ और प्रतापगढ़ में जाके रहेगा, भूपिया मऊ में, सुल्तानपुर में जाके रहेगा? नो, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, भोपाल, किसी कैपिटल सिटी में ही रहना चाहेगा, बिकॉज वहां पे रिसोर्सेज आर इजिली एक्सेसिबल। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो अगेन चिल्ड्रन, जब आप इंडिविजुअल चीजों की बात करते हो, चाहे रिसोर्स का एलोकेशन, चाहे आउटपुट बढ़ाना हो, सोशल वेलफेयर करना हो, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। तो अभी लास्ट हमारे यूपी में इलेक्शन थे कॉर्पोरेटरशिप के। कॉर्पोरेटर जानते हैं ना, मोहल्ले का जो इंचार्ज होता है, जो क्लीनिंग एंड ऑल दैट पे ध्यान देता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, सभासद बेसिकली। तो उसका इलेक्शन सिर्फ हमारे सिटी तक या स्टेट तक रेस्ट्रिक्टेड था, तो ये माइक्रो हो गया। बट 2024 में अगले साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, हर स्टेट में इलेक्शन होगा, हर शहर में वोट पड़ेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिर्फ 11th क्लास का सेशन स्कूल में लेट स्टार्ट होता है, क्यों? 10th के बोर्ड एग्जाम के बाद। या सबका सेशन अगर 4 अप्रैल से स्टार्ट भी हो जाएगा, तो स्कूल विल प्लान कि 11th वाले बच्चों को 12-13 तारीख से बुलवाएंगे, हफ्ते भर लेट, ताकि उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड ऑल दैट बड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? तो सिर्फ 11th क्लास के सेशन की बात करें तो माइक्रो, और पूरा स्कूल एक साथ स्टार्ट हो गया तो मैक्रो। एनी डाउट चिल्ड्रन ऑन दिस? सो जो मैक्रो शब्द है चिल्ड्रन, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके स्टेट गुजरात में इलेक्शन है, हाँ सर है, कहां वोट देने जा रहे हैं सर? 2 वोट देना है, एक एमएलए को भी वोट देना है और एमपी को भी वोट देना है। कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस एक साथ, 2 मशीनें रखी गई थी, एक पे आप एमएलए की वोटिंग देंगे और एक में एमपी की। तो जो एमएलए वाला रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन स्टेट को बताएगी, और जो एमपी वाला रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन पूरे कंट्री को बताएगी, पूरे देश को बताएगी। तो एमपी वाला इलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन इलेक्शंस है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? तो मान लीजिए कि भाई आपके पापा एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, और उन्होंने सोचा कि एक वेकेंट लैंड पे 15 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवाया जाए, उसमें से एक फ्लैट वो मेरे को गिफ्ट कर देते हैं, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। और बाकी सारे फ्लैट्स का प्राइस उन्होंने पब्लिसाइज कर दिया, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का? तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक पर्टिकुलर मूवी को टैक्स फ्री कर दिया, देखते देखते पूरे इंडिया में एक पर्टिकुलर मूवी टैक्स फ्री हो गई। कौन सी मूवी थी? मूवी था कौन बनेगा सौरभ सर, मूवी थी कौन बनेगा सौरभ सर। और यूपी में टैक्स फ्री हो गई, तो ये माइक्रो पॉलिसी है, और इंडिया में टैक्स फ्री हो गई, मैक्रो। समझ में आ गया? एप्पल ने 2 शोरूम्स खोले, एक बीकेसी मुंबई और दूसरा साकेत मॉल दिल्ली, और तो कहीं नहीं खोला, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। बट दे आर प्लानिंग कि हर स्टेट में हमारे कम से कम 2-3 शोरूम हो ही जाए। बड़ा स्टेट है तो 10 भी हो सकते हैं, बट कम से कम 2-3 शोरूम हो, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रो। समझ में आई बात? एनी क्वेरीज ऑन दिस? पक्का? चलिए, तो माइक्रो में वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स एंड मैक्रो में वी टॉक अबाउट होल। आपको बच्चों टाइम टेबल स्कूल में मिलता होगा यूनिट टेस्ट का, सिलेबस आपके ग्रुप में, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, स्कूल का अपना ऐप होगा, वगैरह वगैरह,
तो सिलेबस सिर्फ आपकी क्लास का आएगा, सबका नहीं आएगा। बट टाइम टेबल जब आएगा वो सबका आएगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक का, किस दिन किस क्लास का कौन सा पेपर है। तो दैट कंप्लीट टाइम टेबल कुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मैक्रो। एंड सिलेबस दैट यू कैन एक्सेस इन योर ऐप इज माइक्रो। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी प्लेलिस्ट आप देखते होंगे, 10-12 प्लेलिस्ट हैं, बट आपके मतलब की सिर्फ अब 3 हो जाएंगी, एक फाइनेंशियल लिटरेसी की, एक अकाउंटेंसी 11th और एक इकोनॉमिक्स 11th। गॉट इट क्लियर? तो वो सारी प्लेलिस्ट मेरा चैनल यूट्यूब का क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आपके मतलब की जो प्लेलिस्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझे बात को? पक्का? चलिए, फोकस ऑन स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल्स की, इंडिविजुअल मार्केट में क्या समस्या आ रही है। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए कि भाई लखनऊ में, इलाहाबाद में, न्यू दिल्ली में, फैजाबाद में, प्रतापगढ़ में रोड्स को ब्रॉड करना है। आई रिपीट, रोड्स को ब्रॉड करना है। तो गवर्नमेंट ने मार्केट्स में बोल दिया कि भाई सवेरे 6 से 9 दुकान खोलिए और शाम को 6 से 9, बीच के टाइम पे कंस्ट्रक्शन का, रोड लेन का काम चलेगा। तो डिस्टर्बेंस होगा तो काम बंद रखिएगा, अपनी सब्जी मंडी की दुकानें बंद रखिएगा। दिस इज माइक्रो, दिस इज माइक्रो। बट पूरे इंडिया में 5G कनेक्टिविटी लॉन्च करनी है गवर्नमेंट को। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दे दिया और पिलर पे वायर या डिवाइस हैंग करने की परमिशन दे दी। पूरे इंडिया में ये चल रहा है। टाटा, L&T, कुछ कंपनीज को ठेके दे दिए गए हैं। ऑल इंडिया वर्क चल रहा है। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? दिस विल बी कॉल्ड एज मैक्रो। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में कोर्स आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में एक नया कोर्स आता है। कोर्स किस चीज का है? फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर एक कोर्स है। हर बच्चे को कंपलसरी ये करना ही करना है ताकि अपना वेलबींग ले पाए वो ठीक से। समझ में आ गया? अब इस कोर्स को सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया जा रहा है और कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। कितना उस पर पैसा खर्च होगा, टीचर्स को हायर करने पे, टीचर की सैलरी पे, बच्चों से फीस कितनी आएगी, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, कितना उससे एडवांटेज मिलेगा बच्चों को। बट कहां पे लॉन्च हुआ? सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट इज माइक्रो चिल्ड्रन। बट एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन, इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज में इस तरह के कोर्सेज आ रहे हैं। मार्केटिंग के, सेल्समैनशिप के, रिटेल के, इंश्योरेंस के, फाइनेंशियल लिटरेसी, ढेर सारे कोर्सेज हैं चिल्ड्रन। ऐसे योगा के कोर्सेज आ रहे हैं, ऑल दैट पूरे इंडिया में हर यूनिवर्सिटी में। दैट वुड बी कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बातें समझ में आई? आपके स्कूल ने ऑप्शन दिया, जो बच्चा एक्स्ट्रा 6 सब्जेक्ट इलेक्टिव लेना चाहता है ले सकता है, जो 5 पढ़ना चाहते हो 5 पढ़ लें, ये माइक्रो है। बट स्कूल ने 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी कर दिया हर बच्चे के लिए। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, ये समझ में आ गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं और मैक्रो में पूरे ग्रुप की। ये मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम, सेट्रस पैराबिस एंड ऑल, ये सब बकवास है चिल्ड्रन, सब बकवास है। जब आप पढ़ेंगे चीजों को तब आपको समझ में आएगा। सेट्रस पैराबिस का अगर मीनिंग आप समझना चाहते हो तो मैंने एक लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर लेक्चर दिया है, रिकॉर्ड भी किया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एससी का 12th का लेक्चर, बट ये सेट्रस पैराबिस शब्द का मतलब उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। नेचर ऑफ अजम्पशंस चिल्ड्रन, दोनों में अजम्पशंस अलग अलग होते हैं। व्हाट इज गुड फॉर मी may not be good or bad for every teacher in India. Yes or no? What is good or bad for you may not be good or bad for every person of the age of 15-16 years in India. तो assumptions माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के assumptions जनरली चेंज नहीं होते हैं। ओके, बस बाकी ये सब टाइम पास कंटेंट है आपका, तो इस पे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। किसी की कोई क्वेरी अगर हो इस कंटेंट को लेकर, पीपल हैव देयर बुक्स, आप एक गो थ्रू रीडिंग करिएगा। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी व्हेनसोएवर यू फील लाइक। कोई डाउट इसके ऊपर? देन वी हैव चिल्ड्रन व्हाट इज टाइटल्ड एज बेसिक टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। काफी पढ़ चुके हैं हम। ह्यूमन वांट्स पता है सबको क्या होती है? पक्का? घूमने जाना है ह्यूमन वांट, पढ़ने जाना है ह्यूमन वांट, होमवर्क करने की चाहत है जो कि होती नहीं जनरली बट होनी चाहिए, ह्यूमन वांट। किसी को उधार दे दें तो उससे इंटरेस्ट मिल जाए, ह्यूमन वांट। तो एनीथिंग दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन इज नोन एज योर वांट। तो डिजायर एक शब्द आपको नजर आएगा, एक शब्द इसी सीक्वेंस में मिलेगा चिल्ड्रन, नीड, और इससे पहले का एक शब्द है वांट और एक शब्द है चिल्ड्रन डिमांड। तो मैं आपको सब बताता हूं। सिंपली यू वांट टू हैव समथिंग इज कॉल्ड एज अ डिजायर, कॉल्ड एज अ डिजायर। समझ में आ गया? बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
विच इज रिक्वायर्ड एट अ मिनिमम, जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इट इज योर वांट। इस वांट में कुछ ऐसा हो जो आपको हैप्पीनेस दे पाए चिल्ड्रन। व्हाट, इवन आप बोल सकते हैं नीड भी वही चीज है बेसिकली। तो वांट जो है ना, ये कॉमन सा वर्ड है। इसको स्टार्ट हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नीड। कॉल्ड एज व्हाट? नीड। इस नीड में हम थोड़ा सा हैप्पीनेस फैक्टर ऐड कर दें। सर मतलब रोटी चाहिए ही चाहिए, इट्स अ नीड, मर जाएंगे नहीं खाएंगे तो, समझ में आ गया। बट अगर बर्गर मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो हैप्पीनेस किससे आएगी? रोटी खाने से, बर्गर खाने से? बर्गर खाने, सिंपल चपाती खाने से हैप्पीनेस नहीं आती है। तो नीड प्लस हैप्पीनेस अगर कर दिया जाए तो इट बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? डिजायर। एंड वांट इज सिंपली अ विश, बट इफ दैट विश गिव्स यू सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस चिल्ड्रन, तो यू कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? डिजायर। अब मैं इसका एक और मीनिंग चेंज करके आपको बताता हूं, एक और मीनिंग चेंज कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नीड फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बेसिक नेसेसिटी। व्हाट? अगर इस बेसिक नेसेसिटी में हम ऐड कर दें हैप्पीनेस फैक्टर, तो क्या बन जाएगा? वांट। सर अभी तो आप इसको डिजायर बोल रहे थे, मैं फिर से वही बोलने जा रहा हूं। आप नीड में क्या ऐड कर दें? हैप्पीनेस फैक्टर, तो क्या आ जाएगा? सर वांट होगी कि डिजायर होगी? अगर अफोर्डेबल है तो वांट हो जाएगी, और अगर अनअफोर्डेबल है तो डिजायर हो जाएगी। समझ में आई बात? फिर से सुन लीजिए। मेरे को 3 रुपए का लिंक का बॉल पॉइंट पेन चाहिए एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, इट्स अ नीड। बट अगर 10 रुपए वाला मिल जाए तो थोड़ा सा दबा के कम लिखना पड़ेगा, हाथ पे एफर्ट कम पड़ेगा, हाथ दर्द कम होगा, अच्छा लगेगा, राइटिंग अच्छी बनेगी, दैट इज अ वांट। बट अगर मॉन्ट ब्लैंक का 2500 का पेन मिल जाए साइन करने के लिए तो क्या कहने। तो यहाँ पे मॉन्ट ब्लैंक का पेन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अच्छा हमें जरूर लगेगा, तो इट इज अ डिजायर। तो वांट वो चीज होती है जो आपको खुशी देती है बट आप अफोर्ड कर लेते हैं। डिजायर वो चीज है जो आपको खुशी तो दे रही है बट आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सर व्हाट इज डिमांड? यू हैव नेसेसरी मनी और मनी इज वर्थ। सर ये तो यहां पे भी था, अफोर्डेबिलिटी अनअफोर्डेबिलिटी, प्लस यू आर विलिंग टू पे। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू आर विलिंग टू पे। बातें समझ में आ गई? तो आपको 3 रुपए का लिंक का बॉल पॉइंट पेन चाहिए, इट्स अ नीड। 10 रुपए वाला आपको और अच्छा एफर्ट देखने में देगा, इट्स अ वांट, इट्स अ वांट। बट 2500 वाला आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास है 2500 बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लग रहा है पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बट अगर आप उसको खर्च करने को तैयार हो, पैसे देने को तैयार हो, तो ये डिजायर के साथ साथ क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगी। समझ में आ गया? तो नीड, वांट, डिजायर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स डिमांड से स्टार्ट होती है बेसिकली। तो चारों शब्दों में डिफरेंस समझ में आ गया? एनी क्वेरी ऑन दिस चाइल्ड? मूविंग अहेड चिल्ड्रन। तो वांट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? सबसे पहला क्या है? प्राइमरी वांट। ये क्या होता है सर? वो जो नर्सरी केजी प्रेप में था? अरे नहीं भाई, वो प्राइमरी वांट नहीं। दोज विच आर नेसेसरी फॉर वेरी एग्जिस्टेंस। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है? इट्स अ नीड बेसिकली। बट जब आपकी ये चाहत पूरी हो जाती है तो आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? हैप्पीनेस, थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए और थोड़ी सी लग्जरी। ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। घर में फैन चाहिए किसे? एक रिक्शे वाले को, उसके लिए फैन ही बहुत जरूरी होगा। बट कैन ही अफोर्ड टू हैव अ हनी कॉम्ब कूलर जो 40,000 रुपए का आता है? नो। क्या वो घर में अपना सेंट्रली एयर कंडीशन प्लांट लगवा सकता है? तो रिक्शे वाले के लिए कूलर क्या होगा चिल्ड्रन? कंफर्ट। और एयर कंडीशनर क्या होगा? एसी। बट आपके और मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एयर कंडीशनर क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा वो। दैट्स अ नीड। कंफर्ट आपके पापा के लिए होगा, मेरे पापा के लिए था, बट आपके लिए वो नेसेसिटी है। आप बिना उसके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक भिखारी जो दिन भर में इतना भी नहीं कमा पाता कि अपना पेट भर पाए, उसके लिए रोटी क्या होगी, चपाती क्या होगी? नीड होगी। और हमारे लिए पिज्जा इज अ नीड बेसिकली। तो पर्सन टू पर्सन नीड कीप्स ऑन चेंजिंग। मेरा लग्जरी लेवल कुछ और होगा, आपका लग्जरी लेवल कुछ और होगा।
आपके लिए एयरप्लेन में ट्रैवल करना मे बी अ नेसेसिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस, बट प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल करना इज अ लग्जरी। और अंबानी अडानीज के लिए प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल करना क्या होगा तुषार जी बताइए? नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी चाहिए। इट्स अ नेसेसिटी। क्या अंबानी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं? नो, कोई बेचारा उनको सोने ही नहीं देगा। सर ऑटोग्राफ प्लीज, सर सेल्फी प्लीज। वो चोच की तरह, छिपकली की तरह मुंह बना बना के सेल्फी खिंचाने लग जाएंगे लोग। तो इन दैट केस हर पर्सन के लिए नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज अलग अलग होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो अगर किसी पर्सन की बाईपास सर्जरी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल में चला जाएगा। इट्स अ नेसेसिटी। और उसके लिए मेदांता में जाना कंफर्ट या लग्जरी के बराबर है। लॉजिक समझ में आ गया? और जो मेदांता में सर्जरी करा सकता है, उसके लिए यूएस जाके सर्जरी कराना क्या होगा? कंफर्ट या लग्जरी? तो कंफर्ट्स की अगर हम बात करें तो वी कैन कॉल, और लग्जरीज की अगर बात करें तो इट इज अ डिजायर, एंड कंफर्ट्स कुड बी कॉल्ड एज वांट्स बेसिकली। तो आप प्राइमरी वांट को नेसेसिटी भी बोल सकते हैं, कंफर्ट्स को सिंपली वांट्स बोल सकते हैं, और लग्जरीज को क्या बोल सकते हैं? डिजायर। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए बस या पर्सनल कार से स्कूल जाना क्या होगा चिल्ड्रन? बस कुड बी कॉल्ड एज अ नेसेसिटी। भाई बगल में स्कूल है तो वॉकिंग डिस्टेंस, वॉक इज नेसेसिटी। सर व्हील चेयर खरीद लेंगे सर भाई, और हमें सर एक दिन कहेंगे हम तुम्हें बैठा के ले चलते हैं, तुमको ले चलो। या साइकिल से जाना नेसेसिटी, बट पर्सनल कार से जाना क्या होगा चिल्ड्रन? कंफर्ट। और अगर आप इसके लिए एक हेलीकॉप्टर यूज कर लेते हैं, आपके लिए ये लग्जरी हो जाएगा। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द लग्जरी चिल्ड्रन? वो चीजें जो बहुत महंगी होती हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो मेरे लिए अंबानी के बगल में घर बनवाना, अंबानी के घर के बगल में, विल बी अ सुपर लग्जरी, विल बी अ सुपर लग्जरी। सर फिर अंबानी के लिए लग्जरी क्या होगा? अंबानी के लिए लग्जरी क्या होगा सर? मार्स में प्लॉट खरीदना, जुपिटर और सैटर्न में प्लॉट खरीदना। अभी जेफ बीजोस गए थे ना, कहाँ गए थे? जेफ बीजोस गए थे ना, अरे स्पेसएक्स की फ्लाइट से मार्स की यात्रा में, अरे स्पेस की यात्रा में। नहीं पता आप लोग को? ये जो अमेजोन पे बिग बुलियन सेल, बिग डे सेल पे हम आप सामान खरीदते हैं ना, इससे जो प्रॉफिट होता है गंजू इससे घूम के आता है जाके। वो गए थे स्पेस में, 8-10 मिनट की उन्होंने फ्लाइट ली थी अभी। करोड़, 2 करोड़ या 20 करोड़ ऐसी कुछ थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस बेसिकली। तो जेफ बीजोस के लिए प्लेन से ट्रैवल करना, प्राइवेट जेट से ट्रैवल करना इज अ नेसेसिटी, उनके लिए स्पेस ट्रैवल करना लग्जरी होगा। हमारे लिए बेवकूफी ऐसा सोचना। ओके, तो लोगों को समझ में आ गया? नीड, डिजायर, वांट, डिमांड, प्राइमरी वांट, वांट फॉर कंफर्ट एंड वांट फॉर लग्जरी में डिफरेंस क्या होता है? चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, प्लीज आस्क। वांट्स आर चिल्ड्रन लिमिटेड और अनलिमिटेड? जैसे ही एक ख्वाहिश खत्म होती है दूसरी आ जाती है। 10th क्लास तक की ख्वाहिश क्या थी? हे भगवान जल्दी से बोर्ड एग्जाम खत्म हो, बोर्ड एग्जाम खत्म हो, हे भगवान जल्दी से रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ गया, हे भगवान जल्दी से 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दें, 11th की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, हे भगवान जल्दी से 11th खत्म हो जाए। तो एक खत्म होती है तो दूसरी चली आती है। वी से वांट्स आर रेकरिंग, वांट्स आर रेकरिंग। बहुत ढेर सारा चाहिए, ये अनलिमिटेड। एक खत्म हुई दूसरी चली आई, दूसरी खत्म हुई तीसरी चली आई। सर वांट है कि चुड़ैल है? हमेशा चली आती है, तो वांट चुड़ैली है, इट इज रेकरिंग इन नेचर। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब आपको अपने शहर से कहीं घूमने जाना है, और लेटेस्ट से बहुत ठंडी जगह घूमने जाना है। और ठंडी जगह कहाँ जाना है सर? लेह लद्दाख घूमने जाना है। तो आपको क्या चाहिए घूमने के साथ साथ? विंटर क्लोथिंग आपको चाहिए। समझ में आ गया? और अगर मान लीजिए बहुत ठंडी जगह नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो कपड़े तो सेम काम कर जाएंगे आपके जो आपके पास है। आपको चाहिए बढ़िया फोटो खरीदने के लिए डीएसएलआर कैमरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कार अगर है तो साथ में क्या चाहिए? नहीं सर पेट्रोल नहीं चाहिए, डीजल चाहिए। सर हमारे पास डीजल कार है। अरे मतलब फ्यूल बोल सकते हैं आप। ओके, सब्सटीट्यूशन ऑफ वांट्स। बहुत तेज प्यास लग रही है बच्चों, या तो कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, या तो मट्ठा पी लीजिए, या तो पानी पी लीजिए, या तो जूस पी लीजिए। डिपेंड करेगा आप किस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे। चलो ना, आप सबके घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर होगा, यस और नो? तो मिनरल वाटर आता होगा। एक इससे भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है चिल्ड्रन, इट कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज पर लीटर।
पार्ले वाटर सुना है कभी आपने? पार्ले वाटर सुना है आपने? हाँ सर, मतलब बाहर लेके आते हैं वाटर और पी लेते हैं, जैसे घर के बाहर कोई भिखारी है उसको पिला रहे हैं। सुना है पार्ले वाटर आपने? मैंने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं और कभी पिया नहीं। कैसा होता है टेस्ट में वंशी? अच्छा नॉर्मल, तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। वेरी गुड। तुषार जी आपने पिया है पार्ले वाटर? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो जिन्होंने अभी बार्ले वाटर नहीं पिया वो आज 150 रुपए के प्रॉफिट पे हैं, और जिन्होंने बार्ले वाटर पिया उनका 150 का नुकसान हो चुका, एक्सपेंस हो चुका है उनका। तो दिस इज सब्सटीट्यूशन। वॉन्ट्स आर कॉम्पिटेटिव, जैसे ये तो आता है सर। शर्मा आंटी ने पेंडेंट सेट खरीदा तनिष्क का, मम्मी पापा से कह रही है हमको भी खरीद के दो, और नहीं खरीद के दिए तो अगली बार करवा चौथ पे व्रत नहीं रखेंगे, एनुअल रिचार्ज टॉपअप नहीं होगा लंबी आयु का। तो दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन व्हाट वांट्स आर कॉम्पिटेटिव। मैंने 50 सवाल दिए, दूसरा बच्चा 75 करके ले आया, वांट्स आर कॉम्पिटेटिव। गॉट इट क्लियर? वांट्स मल्टीप्लाई, सर कहने का मतलब जैसे जैसे नई नई चीजें आती हैं आपकी वांट्स भी बढ़ जाती है। आईफोन 14 आया था, लोगों ने खरीद लिया, मेरे को लोगों ने बोला सर आपने क्यों नहीं खरीदा? मैंने कहा अभी बड़ा महंगा है, सस्ता होगा तो खरीदेंगे। अभी कल मेरे एक रिलेटिव हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम यूएस, तो उन्होंने मेरे को फोन किया यहाँ डील में 40,000 का मिल रहा है, खरीद ले? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, 4 पीस खरीद के ले आना। कह रहे दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कहा अच्छा नहीं, एक खरीद के ले आना। मतलब ये घर वालों ने बोला दिमाग खराब हो गया क्या, 4 क्या करोगे? तो मैंने सोचा घर में 4 लोग हैं, चारों को एक एक दिलवा दिया जाए, बट माने ही नहीं मेरी बात। तो 40,000 का डील में मिल रहा है इस पे। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मैंने चेक किया 72,000 रुपीज का है। तो आई शुड बाय और आई शुड नॉट बाय? क्योंकि मेरे को लगता है भाई 70,000 रुपीज इज नॉट वर्दी टू वेस्ट। हाँ 40 का मिल रहा है तो चलो चल सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज वांट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, दे मल्टीप्लाई। हाउ दे मल्टीप्लाई? नई टेक्नोलॉजी आई, आज 14 है कल को 15 आएगा तो क्या करेंगे? नहीं इतने बड़े बेवकूफ नहीं है, 15 खरीद लेंगे, उसी पे सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो सैमसंग के मोबाइल्स में, रेडमी में तो 3-4 अपडेट्स आते हैं, एप्पल में लाइफ लॉन्ग अपडेट आता है। इवन किसी के पास अगर आईफोन 6 होगा और आज iOS 15 पे कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो आपका अगर आईफोन यूजर आप हैं तो आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। हाँ जरूरी नहीं कि आईफोन 35 तक आपको मिलता रहेगा, उस हार्डवेयर की भी तो औकात होनी चाहिए उसको संभालने की, बट आपको मैक्सिमम अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं क्या खरीदा जाए? आईफोन। समझ में आ गया? और कुछ लोग तो आईफोन किस लिए खरीदते हैं? स्टेटस सिंबल, पड़ोसी ने खरीदा मेरे को खरीदना है, चाहे आई क्लाउड आईडी बनानी ना आती हो उसमें, बट खरीदना है आईफोन। दूसरे पूछ रहे हैं भाई नंबर कैसे डायल होगा जरा बता दो। ओके, वांट्स रेकर का मतलब समझ में आ गया? सिंगल वांट कैन ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। भूख लगी है, अच्छा फ्राइड राइस ले आओ, बस काम खत्म। बट इसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, तो हेयर वी से वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड, मम्मी ने सोचा गोल्ड खरीदना है, बट अचानक से जब न्यूज आई कि 2,000 रुपए का नोट बंद होने वाला है, गोल्ड का प्राइस 2,200 रुपए पर 10 ग्राम बढ़ गया। पापा ने कहा 2 दिन बाद खरीदते हैं, वापस से प्राइस नॉर्मलाइज हुआ तो खरीद लिया। तो जब टाल दिया इसको खरीदना, वी सेड व्हाट? वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। वांट्स डिफर इन इमरजेंसी। आपका एग्जाम है कल सवेरे, पेन चाहिए या पेस्ट्री चाहिए? सर पेन लेने जाएंगे, रास्ते में पेस्ट्री खा ही लेंगे मिस्टर ब्राउन पे। तो पेन ज्यादा नेसेसिटी है कि पेस्ट्री ज्यादा बड़ी नेसेसिटी है? पेन इज अ नेसेसिटी। वांट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सर इसका मतलब पता नहीं क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें पसंद वही आता है जो बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सक्लूसिव होता है, हमें सस्ती चीज कभी पसंद नहीं आती। पापा ने घर खरीदा, वो महंगा वाला ही पसंद आया। मम्मी ने बर्तन खरीदे, महंगे वाले ही पसंद आए, क्रॉकरी सस्ती पसंद नहीं आई। ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, महंगी वाली पसंद आती है। कहने को तो भाई चांदी की ज्वेलरी पे सोने का पानी चढ़वा लीजिए, 20,000 में काम हो जाएगा, बट मम्मी को तो भाई 2 लाख वाला पेंडेंट सेट पसंद आता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल लॉजिक है। तो जब भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पहली चीज यही बताता हूं कि भाई इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इट्स अ साइकोलॉजी, इट्स अ साइकोलॉजी। हम कुछ ऐसा नहीं पढ़ाएंगे आपको इसमें आने वाले विगत वर्षों में कि आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चीजें आपके अगल बगल ही है, सिर्फ उसको हमने डिफाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया और बोल दिया कि ये इकोनॉमिक्स है। अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आपकी हफ्ते में 3 क्लासेस फाइनेंशियल लिटरेसी की चल जाएं और संडे संडे इकोनॉमिक्स की क्लास चले, क्या ये सही है? ये सही होगा? नहीं नहीं सर, ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस ज्यादा है और अर्जेंट है पढ़ना, बट फाइनेंशियल लिटरेसी का सिलेबस ना बहुत ज्यादा है
और अगर ज्यादा है भी तो वो हमारी अर्जेंसी नहीं है। उसकी 2 क्लास कम भी पढ़ाएंगे सब काम चल जाएगा, देर से पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, बट ये तो हमको पैचअप करना पड़ेगा अपने स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ। तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अभी कौन सा रिसोर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा रिसोर्स कम इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप सो फीचर्स ऑफ वांट्स वेंट वेल चिल्ड्रन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? तो एनी क्वेरी चाइल्ड? चलिए, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जिसको हम यूज करें और अल्टीमेटली हमको इसके यूज से क्या मिले? सेटिस्फैक्शन। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पुराना टर्म है, बिल्कुल भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, यूटिलिटी में और कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूटिलिटी तब होगी जब आप कंजम्पशन कर लेंगे, या यूटिलिटी उस चीज की होगी जिसका आप कंजम्पशन करना चाहेंगे। तो यू कैन से यूटिलिटी कंजम्पशन, यू कैन से कंजम्पशन यूटिलिटी। मतलब सर, मेरे को इस डिजिटल पेन की यूटिलिटी थी इसलिए मैंने इसको खरीदा, तो यूटिलिटी थी इसलिए खरीदा। तो पहले यूटिलिटी समझी, तब अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करके 7,000 में खरीद लिया। आ गया तो इस्तेमाल करने में और अच्छा लग रहा है, फिर यूटिलिटी हो रही है। तो यूटिलिटी कंजम्पशन से पहले भी होती है और कंजम्पशन के बाद भी होती है। कंजम्पशन का मतलब उसका इनटेक, उसका। तो एक दुकानदार ने फर्नीचर खरीद लिया, कोई यूटिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी होगी। क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी। आपकी मम्मी घर से गई और नया सोफा सेट 50,000 का खरीद के ले आई। क्यों गई मम्मी घर से? क्योंकि सोफा चाहिए था, सोफा हैज यूटिलिटी। घर ले आई, इस्तेमाल कर रही है, गेस्ट भी बैठ रहे हैं, आप भी बैठ रहे हैं, इट इज गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, ये कंजम्पशन, ये भी यूटिलिटी दे रहा है। तो कंजम्पशन का मतलब एक्ट ऑफ यूजिंग, विच विल गिव यूटिलिटी व्हेन यू बाय इट, विच विल गिव यूटिलिटी व्हेन यू यूज इट। कहानी समझ में आ गई सबको? कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा? पक्का? दूसरा बच्चे कोई क्वेरी? चलिए, तो आपको भूख लग रही है और आपने कहीं पढ़ा था एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट पता नहीं कौन सा एप्पल है, भगवान बनाएंगे इसको, हमें तो ऐसा एप्पल मिला नहीं। तो आप एप्पल मार्केट खरीदने जाते हैं क्या सोचकर कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिर आप एप्पल घर ले आते हैं। तो खरीदने गए कंजम्पशन के लिए, खरीद के ले आए, घबड़ घबड़ खा रहे हैं, कंजम्पशन हो गया। तो कंजम्पशन प्रेजेंट टेंस में भी चलता है और फ्यूचर टेंस में भी चलता है। फाइन, चलिए, सस्टेनेबल कंजम्पशन, ये बेसिक टर्म्स में मैंने टॉपिक स्किप किया था बिकॉज ये आप एक चैप्टर के नाम पे पढ़ेंगे। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जहां पे एक पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल से पिक करता है, ट्रैफिक सिग्नल पे उसके पापा कार का इग्निशन ऑफ नहीं करते और बच्चा साइकिल से खेलता है। उसके पापा कहते हैं ये क्या कर रहे हो, साइकिल के मैकेनिक बनोगे क्या? ही सेड यस, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे लोग फ्यूल आज वेस्ट कर रहे हैं, लोग किससे चलेंगे? साइकिल से। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है चिल्ड्रन? रिसोर्सेस को उतना ही एक्सप्लॉइट करिए, चीजों को उतना ही यूज करिए, एसी उतना ही घर में चलाइए कि कंट्री में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरमेंट में कम से कम हो। क्योंकि जितना ज्यादा एयर कंडीशनर का यूज होगा चिल्ड्रन, आपके अंदर बीमारियां उतनी ज्यादा आएंगी। दिन भर घर में घुसे रहेंगे, खेलने जाएंगे नहीं प्लेग्राउंड में, तो विटामिन डी हमेशा कम रहेगा और आपको दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खा के कुछ लेवल तक तो वो अपग्रेड हो जाएगा, फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल ग्लैंड से सिक्रीट हुआ विटामिन डी बॉडी को ज्यादा फायदा देता है। और ये कैसे मिलेगा आपको सबसे ज्यादा फ्री में? जब आप सनलाइट में जाएंगे। तो गांव में जो लोग रहते हैं ना, उनको कभी विटामिन डी का प्रॉब्लम नहीं होता, खेतों में काम करते हैं, सनलाइट ऑलरेडी मिल जाती है। विदेशों में ठंडा क्लाइमेट होता है, इसी लोग बीच वगैरह जाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? हमारे बड़े बूढ़े गंगा स्नान करने जाते थे भाई, गंगा जी में नहाएंगे सूरज की सो कॉल्ड रोशनी में, तो विटामिन डी भी मिलता रहेगा। और अब तो लोग घरों के अंदर एसी वगैरह में रहने लग गए हैं, इसीलिए विटामिन डी कम हो रहा है। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब चीजों को इतना यूज करें कि आज ज्यादा से ज्यादा उनको सेफगार्ड करें ताकि फ्यूचर में वो अवेलेबल हो। तो आपके घर से अगर 100-200 मीटर्स पे आपका स्कूल है चिल्ड्रन, तो साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे या कार से जाएंगे? साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। तुषार जी कैसे जाना चाहिए बताइए, आपकी क्या राय है? वही साइकिल से। साइकिल से जा सकते हैं भाई, आपकी फिजिक भी ठीक बनी रहेगी, विटामिन डी भी आपको मिलता रहेगा और फ्यूल का अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होगा। घर में 4 एक्टिवा है, पापा के पास अपनी, मम्मी के पास अपनी, आपके पास अपनी, भाई के पास अपनी, और 2 कार्स भी हैं, मैं एक मम्मी की एक पापा की। अभी आपका लाइसेंस नहीं है, नहीं तो आपको भी खरीद देते। चारों लोगों को वेडिंग पार्टी में जाना है, खुददारी करेंगे सब लोग, अपनी अपनी एक्टिवा उठा चले जाएंगे, वहां जाएंगे, रईस लोग 4 एक्टिवा से आए हैं। ऐसा नहीं होगा, आप एक कार से जाएंगे तो कार का फ्यूल कंजम्पशन अब कम होगा, बट एक्टिवा का ज्यादा होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो दैट इज सस्टेनेबल कंजम्पशन। ओके,
सिग्निफिकेंस भाई हम क्यों कंजम्पशन करते हैं? क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। कंजम्पशन नहीं करेंगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इट इज द एंड। जिस घर में जितना ज्यादा राशन आता है, मतलब उस घर के लोग रेस्टोरेंट में खाना उतना कम खाते हैं, और जहां राशन बहुत कम आता है मतलब रेस्टोरेंट में खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो सवेरे अगर आपका स्कूल हो तब ज्यादा फायदा है या दिन का हो तब ज्यादा फायदा है? सवेरे का। सर जाते समय कम से कम रास्ते में मोमोज और सैंडविच नहीं खाएंगे, और सवेरे का स्कूल है, आते समय धूप इतनी ज्यादा होगी बस आइसक्रीम खा के जल्दी से घर चले आएंगे। और कहीं 11 से 5 का स्कूल हो गया तो नाश्ते में कचौड़ी खाएंगे जाते समय, और शाम को लौटते समय मोमोज खाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। ओके। और बिना कंजम्पशन से बच्चों वेलफेयर होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, यूटिलिटी के ऊपर बहुत बढ़िया ज्ञान मैंने दिया हुआ है आपको। कुछ बैचेस में अभी ये पढ़ाना बाकी है, तो वो रेगुलर क्लास में आप पढ़ लेंगे, और जो पढ़ चुके हैं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यूटिलिटी को हम स्किप करेंगे। बेसिकली क्लास 12th में आपको यूटिलिटी फिर से पढ़ाया जाएगा। प्रोडक्शन क्या होता है ये भी ऑलरेडी टेकन अप है चिल्ड्रन। लकड़ी काटी जंगल से, कुर्सी बना दी, फॉर्म यूटिलिटी, प्रोडक्शन हो गया। कपड़ा थान से काटा और ट्राउजर और टी शर्ट या शर्ट बना दिया, फॉर्म यूटिलिटी। गेहूं उगी एक पर्टिकुलर खेत में, बिकी पूरे देश में, प्लेस यूटिलिटी। गर्मी के टाइम पे सर्दी के स्वेटर्स फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, वेयर हाउस में उनको रखा जा रहा है, जब सर्दी का मौसम आएगा मार्केट में आएंगे, टाइम यूटिलिटी। याद आ गया यूटिलिटी सबको? पक्का? चलिए, तो दिस ऑलरेडी वी हैव डन चिल्ड्रन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जमीन इज लैंड, जिसको इस्तेमाल करने के लिए क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। समझ में आ गया? लेबर दैट इज हार्ड वर्क, किसी का भी लेने के लिए क्या पे करने पड़ेंगे? वेजेस। कैपिटल, किसी के रिसोर्स यूज किए, पैसा यूज किया, क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को आपने हायर किया अपनी फैक्ट्री में, फोकट में काम नहीं करेगा, प्रॉफिट चाहिए। वाह, रेस्ट इन पीस। समझ में आ गया? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। समझ में आई बात कि नहीं? तो एक ग्रुप में मैसेज आया आरआईपी, मैंने कहा रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट की क्यों बात कर रहे हैं? बाद में पता लगा रेस्ट इन पीस बोल रहे थे, किसी को किसी की डेथ हो गई थी। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन। चलिए, तो सो कॉल्ड दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी फैक्टर अकेले बेकार है, कोई भी फैक्टर अकेले बेकार है। लैंड तभी तक इस्तेमाल का जब तक उसके ऊपर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई उसके ऊपर प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है, कहीं से रिसोर्सेज आ रहे हैं, और दिमाग लगा के, अकल लगा के हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लोकल मोहल्ले में नहीं बेच रहे। व्हीट राइस नहीं उगा रहे, ब्रोकली उगा रहे हैं, ऑरेंज कलर की और रेड कलर की शिमला मिर्च उगा रहे हैं, और महंगे रेस्टोरेंट में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोऑपरेशन फैक्टर। बिना इन्हें कंबाइन किए कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों के चिल्ड्रन, बिना कंबाइन किए कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन, सर्विसेज देंगे आपको, और इन सर्विसेज के लिए आपको पैसा तब देना है व्हेन दे हैव प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज। एंटरप्रेन्योर आता जाता कुछ नहीं, बुद्धि से पैदल है, हायर करेंगे आप उसको। वर्कर मेहनत बिल्कुल नहीं कर पा रहा, करेंगे हायर। जमीन की फर्टिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी, क्या आप खेती कर पाएंगे उस पर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एंड जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है चिल्ड्रन, दे ऑल आर टैंजिबल। आई रिपीट, दे ऑल आर, ये इनटैंजिबल नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुक जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है बच्चों, उसको काम क्यों मिला है खाना बनाने का? बिकॉज पीपल वॉन्ट टू ईट गुड टेस्टी डिशेस। तो डिमांड प्राइमरली किसकी है? डिशेस की। जिसने ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड क्रिएट कर दी? कुक की डिमांड सेकेंडरी डिमांड है। क्योंकि आप लखनऊ से दिल्ली बाय कार जाना चाहते हैं, इसलिए आपने ड्राइवर हायर कर लिया। तो ट्रैवल की डिमांड प्राइमरी है, ड्राइवर की डिमांड सेकेंडरी है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना बच्चों, इनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, इनकी डिमांड डिराइव्ड होती है। पढ़ने की डिमांड पहले आई, फिर मेरी डिमांड आई। तो टीचर की डिमांड डिराइव्ड है, सेकेंडरी है, और एजुकेशन की डिमांड प्राइमरी है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ में आ गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सर लैंड कैसे जा सकता है? दिल्ली में जमीन है सर, वो इलाहाबाद कैसे आएगी? इलाहाबाद का बायर दिल्ली के सेलर से अग्री करे और जमीन अपने नाम पे पैसे दे के ट्रांसफर करा ले।
तो लैंड का फिजिकल मोबिलिटी नहीं है, लीगल मोबिलिटी है। बट लेबर, हार्ड वर्कर, लेबरर सॉरी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? एंटरप्रेन्योर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मैं प्रयागराज में अपना एक पीस ऑफ लैंड बेचकर दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, तो कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लैंड की फिजिकल मोबिलिटी नहीं है, बट लीगल मोबिलिटी है। समझ में आ गया? प्राइस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनी मॉनेटरी यूनिट दैट वी पे फॉर एक्सचेंज ऑफ एनी गुड और सर्विस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट वी हैव डन। डिमांड पुल कॉस्ट पुश हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। वैल्यू इन एक्सचेंज, और ये भी पढ़ा हुआ है हमने। मार्केट भी बहुत भयंकर हमने पढ़ा हुआ है। मनी भी पढ़ चुके थे हम। Whatsoever we earn in exchange of services, सर अभी तो आपने बताया। लैंड के लिए गलत, रेंट। लेबरर के लिए वेजेस, कैपिटल पे, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? तो इकोनॉमिक्स में इनकम्स होती ढेर सारी हैं, बट पढ़ाई सिर्फ गलत माना जाता है, बस यही चार होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में सैलरी नहीं होता, वेजेस होता है। इकोनॉमिक्स में रेंट नहीं होता, इकोनॉमिक्स में रेंट होता है। डिविडेंड नहीं होता, डिविडेंड नहीं होता, वो सब इंटरेस्ट के अंदर चला जाता है। रॉयल्टी नहीं होती, मैकडोनल्ड बर्गर बेचेगा तो यूएस मैकडोनल्ड को 2 रुपए पर बर्गर देगा, दैट इज रॉयल्टी, दैट इज। तो इकोनॉमिक्स में रॉयल्टी को ही रेंट बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? सर डॉक्टर अंकल इलाज कर रहे हो, फीस ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स में फीस नहीं होता है, आप उसे रेंट बोल लो, इंटरेस्ट बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, डॉक्टर की वेजेस बोल लो, कुछ बोल लो। इकोनॉमिक्स में इनकम सिर्फ 4 है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो दिमाग में आप क्या है? सर हमारे पापा ने अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाया है, होर्डिंग लगवाई है, तो सर एडवर्टाइजमेंट चार्जेस एडवर्टाइजर की इनकम है, बिल्कुल सही, बट इकोनॉमिक्स की किताब में ये रेंट है। बातें समझ में आई? पक्का? तो इनकम जैसा कॉम्पोजिशन हो चुका है। पर कैपिटा इनकम वाज टोल्ड चिल्ड्रन, दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच वी डू नॉट स्पेंड इज कॉल्ड एज सेविंग। गॉट इट क्लियर? जो इंडिविजुअल्स लोग पैसा बचाते हैं दैट इज इंडिविजुअल सेविंग। मतलब सर बिजनेसमैन, आपकी मम्मी, आपके पापा, मैं, आप जो पैसा बचाते हैं इट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेविंग, जिसके ऊपर आज हमने फाइनेंशियल लिटरेसी में काफी बातें की। बिजनेसमैन पैसा बचाएगा तो सर दोनों में फर्क क्या है? अगर इंडिविजुअल कोई इंसान है तो आप इंडिविजुअल सेविंग बोलें या पर्सनल सेविंग बोलें, एक ही है। अगर वो इंडिविजुअल कोई बिजनेसमैन है तो आप इंडिविजुअल सेविंग बोलें या बिजनेस सेविंग बोलें, वो सेम है। ओके? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसे बचाती है चिल्ड्रन, गवर्नमेंट सेविंग है, बट गवर्नमेंट जल्दी पैसा बचा नहीं पाती, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी में वेलफेयर इतना करना पड़ता है भारत सरकार को, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी गवर्नमेंट्स को, कि कमाई के मुकाबले खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो गवर्नमेंट की सेविंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है चिल्ड्रन? नेगेटिव। बेचारों को कहीं ना कहीं से बोरो ही करना पड़ता है। ओके, चलिए सर, व्हाट इज दिस प्राइवेट सेविंग? गवर्नमेंट सेव करे तो गवर्नमेंट सेविंग, प्राइवेट इंडिविजुअल लाइक मी, प्राइवेट बिजनेसमैन लाइक योर पेरेंट, इफ दे सेव इट इज नोन एज प्राइवेट सेविंग। और पूरे देश में जो पैसा लोग बचाएंगे मिला के इट इज एग्रीगेट सेविंग। दैट अमाउंट ऑफ मनी विच वी इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ आर इन्वेस्टमेंट इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। फैक्ट्री में पहले 5 मशीनें लगी थी जूस निकालने की, 2 और लगा दी, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसे अकाउंटेंसी में पता है बच्चों आप क्या बोलते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंट्स की क्लास का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स की क्लास में क्या बन जाता है? पीएफआई, प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपके पापा ने एक घर खरीदा हुआ है, 2 जमीनें ली हुई हैं, कल को वहां पे घर बनवाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउसिंग। सर पापा ने ना शॉपिंग मॉल में 2 दुकानें खोली हुई हैं, खरीदी हुई हैं, कह रहे हैं 1-2 दुकान को मिला के कोचिंग बना लेंगे वहां पे और पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चे ज्यादा आएंगे, घूमने भी आएंगे, पढ़ भी लेंगे। दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन रेजिडेंशियल या कमर्शियल। सुना होगा आपने, लोग शॉपिंग मॉल में भी दुकानें खरीद लेते हैं, भाई रेंट तो वहां पे मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे ज्यादा फायदा है कि घर में ज्यादा फायदा है, डिपेंड करता है। तो अगर आपके पापा ने कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई जमीन खरीद ली घर बनवाने के लिए, इट इज नोन एज रेजिडेंशियल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट। और अगर शॉपिंग मॉल में दुकान खरीदी तो कमर्शियल और नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। वेल्थ एवरीबडी नो चिल्ड्रन? पक्का? और वेल्थ पता है तो लोगों को वेलफेयर भी पता ही होगा।
तो ये हो चुका है हमारे रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी। तो सो कॉल्ड रिसेशन, डिप्रेशन, रिवाइवल, इसका क्या मतलब होता है? बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ, मजा आ रहा था, बट लोगों ने, नालायकों ने पैसा बचाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा कोविड टाइप कुछ आया, कमाई बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, जॉब्स चली गई। क्या आ गया कंट्री में? और बुरा रूप, भयंकर सिवियर रिसेशन चल रहे हैं। अच्छा सर, हम सोचते थे वो मोहल्ले वाले बोल रहे हैं बगल वाली आंटी डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन बायोलॉजिकल होता है, ये इकोनॉमिकल है। सिवियर रिसेशन, खाने पीने के लाले पड़ गए, पैसा नहीं है घर में, राशन नहीं आ पा रहा है, इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। तो लोग या तो आत्महत्या करें, फिर पुनर्जन्म होगा, और क्या जल्दी से पुनर्जन्म हो गया, फिर वही डिप्रेशन में चले आएंगे। और अभी तो आत्महत्या करके गए थे 2 दिन पहले, फिर चले आए वापस। तो इन दैट केस गवर्नमेंट टेक्स नेसेसरी मेजर्स, लोगों को कुछ पैसे वगैरह उधार दिए जाते हैं कि आप चलिए अपना धंधा पानी फिर से स्टार्ट करिए। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रिवाइवल। तो लोगों ने कोविड के पीरियड में देखा होगा कि काफी लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के जॉब्स चले गए, बिजनेस ठंडे पड़ गए। बट परचून की दुकान का धंधा टनाटन चल रहा था, दवाई वाले की दुकानदारी चौचक चल रही थी। तो मैं भी यही सोचा कोविड में, चलो एक दवाई की दुकान खोल लें। बट अपना बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसलिए कभी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। ओके, दैट वाज रिसेशन। अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग कर जाता बच्चों, तो क्या हो जाता? डिप्रेशन हो जाता। समझ में आ गया? फिर गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट करना पड़ता है, एंड वील बी हैविंग रिवाइवल। तो लोगों को समझ में आया बिजनेस साइकिल कैसे काम करती है? पक्का? तो अभी जो चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है, या आप देख रहे हैं कि कंट्री ग्रो कर रही है, तो अभी प्रॉस्पेरिटी का जमाना है। तो मंदिर जब भी जाएं तो भगवान से ही प्रार्थना करें, भगवान बस इतना डायग्राम इसको मत दिखाना हमको जीवन में कभी भी। सो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, पूरे देश की जो डिमांड होती है चिल्ड्रन, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और पूरे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं, इट इज एग्रीगेट सप्लाई। इसके ऊपर क्लास 12th में आपको एक यूनिट पढ़ाई जाएगी, 2 चैप्टर्स की, 3 चैप्टर्स की, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं पढ़ाऊंगा 12th क्लास वालों को, उसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, नॉट टू वरी। बट आपको पढ़ना 12th में है ये। फाइन चिल्ड्रन। बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज, हम और आप कौन है? इंडिविजुअल। इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। बिजनेस हाउसेस को फर्म्स। द प्लानिंग अथॉरिटी इज द, अगर देश एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता बच्चों, तो बस यही 3 होते हैं। और अगर दूसरों के साथ हम इंटरैक्ट करें, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एक होता है। आई रिपीट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोग यहां पे लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज दूसरी कंट्रीज विद होम we'll be indulging into import and export activities. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिख लीजिए 4th पॉइंट। समझ गए? समझ गए? यस। चिल्ड्रन ये समझ नहीं पाते बेसिकली स्टॉक और फ्लो क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा अकाउंट से कोरिलेट करूंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे? चिल्ड्रन आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा चैप्टर पढ़ा है, तो यू मस्ट हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस शीट। और हम अकाउंटिंग पढ़ते थे बच्चों, तो हम बात करते थे प्रॉफिट या लॉस, थिंग्स विच कीप ऑन चेंजिंग। इकोनॉमिक्स में उसे क्या बोलते हैं? फ्लो वेरिएबल। और जो स्टैग्नेंट होती हैं वो स्टॉक। आपका घर बन रहा है, स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2012 को बनना, और 1 दिसंबर 2030 तक बनता रहा। सर ताजमहल था कि घर था? अरे बहुत बड़ा घर बनवा रहे हैं पापा, 2 पोर्शन मेरे लिए भी बनवा रहे हैं। तो घर बन रहा है, इट इज फ्लो। एंड 1 दिसंबर को गृह प्रवेश हुआ, स्टॉक वेरिएबल। किचन में खाना बनते हुए देखा है? अगल बगल मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह, शॉपिंग मॉल, दुकानें बनते हुए देखी है? फ्लो कॉन्सेप्ट। और जब बन के तैयार हो गया, स्टॉक। लखनऊ में एक लुलु मॉल है रिसेंटली अभी जो खुला है 2 साल पहले, तो जब वो बन रहा था, शॉपकीपर्स वहां आ रहे थे, अपनी दुकानें स्टार्ट कर रहे थे, दैट वाज फ्लो। अभी भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कहीं पे लिखा होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन, वी आर रीफ्रेमिंग आवरसेल्फ, वी आर कमिंग बैक आफ्टर 3 मंथ्स, स्टोर का डिजाइन हम चेंज कर रहे हैं। क्या चल रहा है? फ्लो चल रहा है। और जब नया बन के तैयार हो गया आपको वेलकम करने के लिए, तो स्टॉक। समझ में आ गया? मूवी स्टार्ट हो गई, स्टॉक। मूवी चल रही है 2.5 घंटे की, फ्लो। फिर खत्म हो गई, चलो फोटो यहां से निकलो, यहां से स्टॉक। जैसी एग्जिट की बत्ती जल जाती है। तो इकोनॉमिक्स में आप दोनों चीजें पढ़ते हैं। तो डिमांड, पब्लिक मार्केट में सामान खरीदना चाहती है, कितने रुपए में कितना खरीदेगी, ये सब फ्लो वेरिएबल है। सेटिस्फैक्शन हो गया, डकार आ गया, इट्स अ स्टॉक वेरिएबल। जाना है बर्थडे पार्टी में, फ्लो वेरिएबल।
जाके गिफ्ट दे दिया, अब खाना पीना चालू है, फिर फ्लो वेरिएबल, गिफ्ट दिया तो स्टॉक, फिर खाना पीना चालू फ्लो, फिर घर आ गए स्टॉक, पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ रहे हैं फ्लो, निन्नी कर लिए स्टॉक, सो रहे हैं खर्राटा मार के फ्लो, फिर सवेरे मम्मी ने कान के नीचे 2 लगा के उठाया, तो ये स्टॉक और फ्लो चलता रहता है। तो जो चीजें मूविंग है वो फ्लो वेरिएबल्स, जो स्टैग्नेंट है वो स्टॉक। तो 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया में 1 अप्रैल 2024 को है। 31 मार्च 25 को ये इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ का हो गया। तो 10,000 करोड़ इज स्टॉक, 15,000 करोड़ इज ऑल्सो स्टॉक, बीच का जो चेंज है दैट इज फ्लो वेरिएबल। तो इनकम जो होती है ना वो फ्लो वेरिएबल होता है, बट जिस बिल्डिंग से वो इनकम आ रही है, जिस फिक्स डिपॉजिट से वो इनकम आ रही है, दैट इज स्टॉक वेरिएबल। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं फ्लो वेरिएबल, टॉपिक हो गया, मैंने पूछा कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, इट्स अ स्टॉक वेरिएबल। बस सर अब और मत पढ़ाइए सर, पकाइए मत सर, हो गया, समझ में आ गया सर अच्छे से। चलिए, सबको समझ में आ गई बच्चों बातें? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो डेफिनेशन वाला चैप्टर इज वेल अंडरस्टूड। तो बेसिक प्रॉब्लम्स में हमने सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व पढ़ लिया चिल्ड्रन शायद। तो कुछ बच्चों का ये ऑलरेडी कवर्ड है, कुछ को रेगुलर क्लासेस जो चल रही है उसमें कवर करा दिया जाएगा। टाइप ऑफ इकोनॉमीज उन क्लासेस में जो चल रहा है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, आपकी मैं अगले वीकेंड पे संडे को ये वाली क्लास लूंगा, तब तक उन बच्चों का वो वाला चैप्टर भी कवर हो जाएगा जो इसके पहले हमने स्किप किया है। ठीक है चलो, चलिए दैट्स ऑल।